ओके। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी का पार्ट 2 है ये। हम पार्ट 2 को आगे लेके जा रहे हैं रिकेट्स पे। आज हम रिकेट्स डिस्कस करेंगे। रिकेट्स क्यों होता है? ओके, तो सबसे पहली चीज, अगर यूट्यूब चैनल पे आप लोग नए हैं, मेरी वीडियो को नया देख रहे हैं, तो दिस चैनल इज ऑल अबाउट स्पीच थेरेपी एंड अबाउट द स्पेशल एजुकेटर। आई एम स्पीच थेरेपिस्ट एंड आई एम अ स्पेशल एजुकेटर ऑल्सो। तो स्पेशल एजुकेशन के रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं, डिसेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं उसे हर चीज को कवर करूं, ताकि आपको कोई भी डिसेबिलिटी जाननी हो तो आप इस चैनल पे देख सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन में जितना भी डिप्लोमाज हैं, HI, VI, IDD, उनके जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब टॉपिक्स के लेक्चर्स आपको इस पे मिल जाएंगे। सो मेक श्योर आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और जितना हो सके आप जो स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं उनसे शेयर करें, ताकि उनको नोट्स विद आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाए। और अगर आपको इस चीज के नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो नीचे लिंक में है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां आप सारे नोट्स आपको मिल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट बाय रिकेट्स। रिकेट्स क्यों होता है? रिकेट्स होता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विच इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन द बॉडी। आपने अक्सर सुना होगा ना कि डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन डी की, तो बोलते हैं कि आपमें कैल्शियम की कमी है, फास्फोरस की कमी है, तो आप विटामिन डी के सेशे लो। अब विटामिन डी के कैप्सूल लेना शुरू कर दो, अब कैल्शियम के कैप्सूल खाने शुरू कर दो। तो वो सब इन्हीं सब चीजों से होते हैं, वो सब इन्हीं चीजों के लिए होते हैं। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है इन चिल्ड्रन। अब ये 6 months to 2 years ऑफ द एज तक भी हो सकता है, यूजुअली देखा जाता है जो, बट ओल्डर चिल्ड्रन में भी होता है। तो दिस डेफिशिएंसी लीड्स टू, होती क्या है जब डेफिशिएंसी किसी चीज की अब ज्यादा बढ़ जाती, तो होता है ना कि हम लीड करते हैं, हमें प्रॉब्लम ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है? यहाँ सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स होनी शुरू हो जाती है। Softening of bones of the limbs at growing ends that cause curved growing of the limbs, leading to deformity in the limbs. अब deformity limbs में आ जाएगी अगर ये चीज ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दिस डेफिशिएंसी, अगर डेफिशिएंसी अर्ली एज में अगर हमें पता चल जाती है तो ये प्रिवेंटेबल भी है। हम डेफिशिएंसी को कवर कर सकते हैं, तो वो प्रिवेंटेबल भी है। मोस्ट कॉमन बोन डिफॉर्मिटी एसोसिएटेड विद रिकेट्स इज नॉक नीज। अब आपने सुना होगा ना कि कईयों की नॉक नीज होती हैं, तो उनका कई बार सिलेक्शन नहीं हो पाता या किसी चीज में। तो नॉक नीज हमारी जो होती है वो हमारे रिकेट्स के साथ में हो जाती है। मतलब मोस्ट कॉमन बोन डिफॉर्मिटी कौन सी होती है? नॉक नीज। वेयर एज नीज, जो नीज है वो इनवर्ड बेंड हो जाती है और एक दूसरे को टच करती है, इन विच, और जो लेग्स हैं वो आउटवर्ड बेंड हो जाते हैं। ठीक है, इसको आप अगर फोटोग्राफ में देखना चाहते हो ना, तो नेट पे फोटोग्राफ भी है इसकी, तो उसको देखना कि ये किस किस तरीके से बेंड हो जाती हैं। और मेरे पास अभी फोटोग्राफ है नहीं, सॉरी फॉर दैट, लेकिन अगर आप इसको रिकेट्स को डालोगे कि रिकेट्स किस तरीके का दिखता है, तो आपको बहुत इजीली वो अवेलेबल हो जाएगी कि रिकेट्स किस तरीके का दिखता है। इट इज प्रिवेंटेबल डिजीज अगर ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा स्पाइना बाइफिडा। इस लेक्चर में हमें कुछ कुछ टॉपिक्स है जो बहुत डीप में करने हैं, और कुछ टॉपिक्स हैं जो सिर्फ ऊपर ऊपर से हमें जानना है कि क्या है, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे अटेम्प्ट कर सको। अब इसको डिटेल में पढ़ना है तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। स्पाइना बाइफिडा क्या है? कंजिनाइटल, कंजिनाइटल मीन्स बाय बर्थ से प्रॉब्लम जो होती है। इसमें होता क्या है? इट डिफेक्ट्स, ये डिफेक्ट हम कब देखने को हमें मिलता है? दिस इज द फेलियर ऑफ बॉडी स्पाइनल कॉलम। बॉडी स्पाइनल कॉलम के फेलियर, फीटल डेवलपमेंट जब हो रही होती है तो वो कंप्लीट बोनी स्पाइनल कॉलम नहीं बनता, उस वजह से स्पाइना बाइफिडा होता है। तो ये कब की प्रॉब्लम है? ये बाय बर्थ, मतलब जब हमारा फीटल डेवलपमेंट हो रही है, ये तब की प्रॉब्लम है। तो ये बाद की और पहले की प्रॉब्लम नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन चिल्ड्रन विद द स्पाइना बाइफिडा is incomplete that results in damage of nerves। अगर स्पाइना बाइफिड, अगर बोनी स्पाइनल कॉलम का जो कंप्लीट क्लोजर कंप्लीट नहीं होगा, मतलब कि हमारे जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी, और जो हमारा लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ सेंसेशन एंड बिलो द साइट ऑफ द डिफेक्ट हो जाएगा। मीन्स वो क्या देखता है
कि नर्व्स हमारी डैमेज हो जाएंगी तो हमारा जो कंप्लीट या पार्शियल लॉस होगा होगा जो हम हमारी फंक्शनिंग है हमारी सेंसेशन में, मतलब हमारे ब्रेन तक जो थ्रू नर्व्स जो हमारे ब्रेन तक सेंसेशन, हॉट हॉट की, कोल्ड की, ये जो सेंसेशंस होती हैं, जब हमारे नर्व ही वो डैमेज हो जाएंगे तब हमें ये चीज नहीं पता चलेगी। तो ये चीज बोली जाती है कि दैट जनरली कॉजेज कंप्लीट एंड पार्शियल लॉस ऑफ फंक्शनिंग, हमारे फंक्शनिंग की जो हमारी डेली फंक्शनिंग है उसका कंप्लीट या पार्शियल लॉस हो जाता है। और इफ देर इज अ सेंसेशन ऑल्सो प्रॉब्लम, वो नर्व डैमेज हो जाए जिसमें हमें ठंडे गर्म का पता नहीं चल रहा, तो वो भी इस चीज में आता है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डिफेक्ट्स, स्पाइना बाइफिटा को कैरेक्टराइज किया गया है थ्री मेन्स में। ठीक है, इसके थ्री मेन टाइप है। स्पाइना बाइफिटा ओक्युल्टा, द माइल्डेस्ट फॉर्म जो होती है, इट्स हिडन फॉर्म, मतलब स्मॉल गैप होता है बोन ऑफ द स्पाइन में, बट कोई ओपनिंग नहीं होती, कोई सैक नहीं होता है बैक में। मोस्ट पीपल डोंट इवन नो दैट दे हैव इट, इसको देखा भी नहीं जाता, मतलब इसको ये भी नहीं पता चलता कि इसका कि हाँ ये है भी या नहीं। नेक्स्ट इज मेनिंगोसील। अब ये है सैक लाइक फ्लूइड पोक थ्रू एन ओपनिंग इन द बॉडीज बैग, इन द बेबीज बैग, बेबी के बैग में एक सैक होती है जो इसमें फ्लूइड होता है, बट द स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट इन द सैक, बट स्पाइनल कॉर्ड है वो सैक में नहीं होती, इसीलिए हमारी कोई नर्व डैमेज नहीं होती इसमें। नेक्स्ट इज माइलोमेनिंगोसील, द मोस्ट सीवियर फॉर्म, ये बहुत ही सीवियर फॉर्म होती है जिसमें फ्लूड हमारे जो जिसमें सैक ऑफ फ्लूड कंटेनिंग, इसमें जो फ्लूड होता है सैक जो होता है वो वो हमारे स्पाइनल कोड का जो है वो पार्ट भी इसमें होता है, एंड द नर्व्स पोक्स थ्रू द बैक, और नर्व्स भी। दिस कॉजेज मॉडरेट टू सीवियर डिसेबिलिटीज, ये प्रॉब्लम क्योंकि इसमें हमारी नर्व भी इन्वॉल्व हो रही है, हमारी स्पाइनल कोड भी इन्वॉल्व हो रही है, और जो साइक्लाइक फ्लूइड है उसके अंदर ये सारे पार्ट्स आते हैं, तो हमारी नर्व्स भी डैमेज होती हैं, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रॉब्लम होती है, तो इसमें हमारी मॉडरेट टू सीवियर डिसेबिलिटी हो सकती है, सच एज कि कभी कभी हमारी लेग पैरालिसिस हो जाना और लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल हो जाना, मीन्स हमारे कंट्रोल में ही नहीं रहता, कि हमारा जो ब्लैडर है उसका कंट्रोल हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। कॉमन कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है? एग्जैक्ट कॉज नहीं है, देर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन, लेकिन रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलते हैं दिस अ कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एनवायरमेंटल फैक्टर है जिसकी वजह से ये चीजें होती हैं। सो फर्स्ट इज फॉलेट डेफिशिएंसी। अब फॉलेट की डेफिशिएंसी, लो लेवल ऑफ फॉलिक एसिड मतलब Vitamin B9 बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर। अगर लेवल लो है Vitamin B9 का बिफोर, पहले भी और अर्ली प्रेगनेंसी में भी, तो ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी चाइल्ड को एनटीडी है तो हो सकता है कि फ्यूचर सिबलिंग को भी हो। मैटरनल हैबिट हेल्थ कंडीशन लाइक पुअरली कंट्रोल डायबिटीज, अब कोई डायबिटीज पे अपने ध्यान नहीं दे रहा है बट दे आर प्लानिंग फॉर बेबी, तो उस टाइम पे भी अगर डायबिटीज और मैटरनल ओबेसिटी ऑल्सो इंक्रीज दैट रिस्क। मेडिकेशंस, अगर आपकी प्रॉपर मेडिकेशन नहीं चल रही हैं और आपकी जो बॉडी है एंटी सीजर मेडिकेशंस हैं कैन इंटरफेयर विद द हाउ बॉडी यूजेस फॉलेट, की आपका बॉडी फॉलेट कैसा यूज कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो इन्वायरमेंटल कॉजेज में आते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आते हैं और रिस्क फैक्टर्स में आते हैं कि आप किस वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, स्पाइनल कोड इंजरीज। अब हमारी स्पाइनल कोड इंजरी होगी तो मतलब हमारी जो वर्टिब्रास हैं स्पाइनल कोड के अराउंड में, वो उसमें भी प्रॉब्लम होगी। उसमें प्रॉब्लम होगी तो हमारे जो सिग्नल है हमारे ब्रेन से, हमारे बिटवीन द ब्रेन एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, वो भी नहीं जाएगा। स्पाइनल कोड रिसीव करता है सिग्नल बिटवीन द ब्रेन एंड द अदर वर्ड एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी आर ट्रांसमिटेड एंड रिसीव थ्रू द स्पाइनल कोड। अब स्पाइनल कोड से जब हमें सारे सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, रिसीव होते हैं, अगर उसी में प्रॉब्लम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई डिफॉर्मिटी होगी। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी फ्रीक्वेंटली रिजल्ट्स इन लाइफ लॉन्ग इम्पायरमेंट्स। अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है तो ये हो सकता है कि आप लाइफ लॉन्ग इम्पायरमेंट में जा सकते हैं, जिसमें हमारी क्या क्या चीज हो सकती है। अब स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है मतलब हमारी सेंसेशन में प्रॉब्लम, मतलब हमारी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम, हमारी मूवमेंट में प्रॉब्लम, हमारी मसल स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम,
एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑल्सो, अदर प्रोसेसेस भी है, जो डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म। कहा जाता है कि एक प्रॉब्लम आती है तो साथ साथ अदर प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो ये जीता जाता आपका एग्जाम्पल है कि कोई भी डिसेबिलिटी, कोई चीज प्रॉब्लम होती है तो हमारी साथ साथ और भी चीजें आती हैं, क्योंकि आर बॉडी वर्क्स कॉम्प्रिहेंसिव। हमारी बॉडी कॉम्प्रिहेंसिव वर्क करती है। अगर एक प्रॉब्लम आएगी तो दूसरी भी साथ में आएगी, चाहे वो 10 साल के बाद आए, चाहे वो 15 साल के बाद आए, किसी भी साल में आए। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इज कैरेक्टराइज्ड इन टू वेज। अब ये दो वे में होती है, डिपेंड करता है कि हाउ इंजरी इम्पैक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, कि आपकी रेट ऑफ सिवियरिटी क्या है और कहाँ इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड कहाँ हुई है। ये देखो ध्यान से, ये हमारा है स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड है तो ये हमारी डिफॉर्मेटी हुई है, मींस अगर C4 हुआ है, अगर C6 हुआ है, T6 हुआ है, L6 हुआ है, तो ये चीजें हमारी हो सकती हैं और हमारी डिफॉर्मेटी यहाँ यहाँ हो सकती है। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का है कि 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास होते हैं, 12 थोरेसिक होते हैं, 5 लंबर होते हैं, 5 सेक्रल होते हैं और 4 कॉक्सिक्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस बहुत कॉमन है, बहुत सुना है कि एज के बाद एक अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, जॉइंट प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। तो ये होता क्या है, दिस इज द एक्यूट इन्फ्लोमेशन अराउंड द जॉइंट्स। अर्थराइटिस इज अ डिजीज जो हमारे जॉइंट्स के अराउंड इन्फ्लोमेशन कर देता है। सो इट कैन अफेक्ट चिल्ड्रन एज वेल एज अडल्ट। अब कई बच्चों में भी हो जाती है और कई अडल्ट्स में भी होती है, मोस्टली हमने देखा है अडल्ट्स में होती है। लेकिन अगर ध्यान नहीं रखा जाता तो आपको बहुत छोटी उम्र में भी हो सकती है। सिम्टम्स वेरी करते हैं हमारे माइल्ड टू सीवियर फॉर्म्स में। ये हर एक डिसेबिलिटी में होता है। कॉमनली पेन होता है बाय द पेन इन एंड अराउंड द जॉइंट्स। जॉइंट्स के अराउंड में पेन, जॉइंट्स के अराउंड में पेन होना, स्टिफनेस आ जानी, एट्रोफी हो जानी और जॉइंट डिफॉर्मेटी आनी। और समटाइम्स अगर ये ज्यादा टाइम के लिए चलता है तब हमें रेस्पिरेटरी और आइज प्रॉब्लम भी साथ में हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्लब फुट। क्लब फुट आप पिक्चर में देख सकते हैं कि क्या मतलब है क्लब फुट का। फुट डिफॉर्मेटी होती है वेयर वन और बोथ फीट टर्न एट रॉन्ग एंगल एट द एंकल। एंकल के पास में रॉन्ग एंगल टर्न आउट हो जाना इज अ क्लब फुट। टर्न इनवर्ड एंड डाउनवर्ड एट द बर्थ, एट बर्थ टाइम पे ये होता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंजेनाइटल टैप्लिपिस एंड इकोनोमरस। तो इसको ये भी बोलते हैं, तो CTEV का मतलब भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सेरेब्रल पॉलिसी। सेरेब्रल पॉलिसी, कंप्लीट सेरेब्रल पॉलिसी पढ़ेंगे तो सेरेब्रल पॉलिसी का डेफिनेशन सबसे पहले क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो परमानेंटली हमारी मूवमेंट और हमारी मसल कोऑर्डिनेशन को अफेक्ट करता है। सेरेब्रल पॉलिसी, सेरेब्रल मतलब कि रिलेटेड टू द ब्रेन, एंड पॉलिसी मतलब it relates to the weakness or problem with using muscles. It is caused by abnormal development or damage to the part of the brain that control movement, balance and posture. Palsy मतलब related to the weakness। प्रॉब्लम हमारी मसल्स के साथ किस वजह से हो सकती है, हमारी अननॉर्मल डेवलपमेंट और हमारा ब्रेन का वो पार्ट डैमेज हो जाना जो हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है और हमारे पोस्चर को कंट्रोल करता है। हमारे थॉट्स, हमारे मूवमेंट्स, हमारे वाइटल ऑर्गन्स, अगर हमारा ब्रेन का वो पार्ट डीप हमारा वो पार्ट डेवलप हो नहीं हो रहा और डैमेज हो गया है तो हमारे मूवमेंट, बैलेंस और पोस्चर में प्रॉब्लम आ सकती है। दैट इज जिसे बोलते हैं कि ये हमें सेरेब्रल पॉलिसी हो गई है। सेरेब्रल पॉलिसी और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में एक कॉमन चीज ये है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू बी नोटेड, सेरेब्रल पॉलिसी है ये प्रोग्रेसिव नहीं है। ओके, मीनिंग कि इट डज नॉट नेसेसरीली कि ये टाइम के साथ साथ वर्स होती है। सम सिम्टम्स चेंज हो सकते हैं, कुछ बेटर हो सकते हैं जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं। सो सम केसेस जो सेरेब्रल पल्सी के होते हैं, जैसे वो बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जो टाइम के साथ साथ चेंज हो जाते हैं। तो जैसे कि हमारे सिम्टम्स भी हम बोलते हैं कि डैमेज ऑफ ब्रेन वाइट मैटर, अगर वाइट मैटर का ब्रेन का वाइट मैटर हमारा डैमेज हो जाता है तो प्रॉब्लम आती है।
इंटरप्शन ऑफ ब्रेन ग्रोथ कोज बाय जीन चेंजेस, जीन चेंज की वजह से हमारे ब्रेन ग्रोथ में प्रॉब्लम आनी, ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाना। और बर्थ टाइम पे अगर बच्चा नहीं होता तो हम सोचते हैं कि लैक ऑफ ऑक्सीजन है। लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब बच्चे की ऑक्सीजन सही तरीके से पहुंची नहीं है उसके माइंड में, ब्रेन में, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। हम सोचते हैं कि बच्चे को बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मसल इन्वॉल्वमेंट हमारी जो है इसमें ज्यादा रहती है। डैमेज, द डैमेज इज अ रिजल्ट इंजरी ऑफ द ब्रेन बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर बर्थ। किसी भी टाइम पे ब्रेन की इंजरी हो जाना बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर बर्थ सीपी का कारण बन सकता है। क्या क्या कॉजेज एंड प्रिवेंशंस हैं? दीज आर द कॉजेज, जो ये ब्लू ये वाले येलो वाले बॉक्सेस में है ये हमारे प्रिवेंशन हैं, और जो हमारे ये ब्लू ब्लू है ये हमारे कॉजेज हैं। अब डैमेज प्रीनेटल, पेरीनेटल और पोस्टनेटल कभी भी हो सकता है। तो प्रीनेटल में क्या है? दैट मैटरनल इन्फेक्शन किसी भी टाइप का, जेनेटिक म्यूटेशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द fetus। तो प्रॉपर प्रीनेटल केयर इंपॉर्टेंट है, वैक्सीनेशन मदर्स की इंपॉर्टेंट है, और क्रोनिक हेल्थ कंडीशन की आप प्रेगनेंसी अगर आप कंसीव करने का सोच रहे हैं तो आपकी जितनी भी मेडिसिन, आपको जितनी भी प्रॉब्लम है, आप उसका हर एक मॉनिटर रखें उसका, ताकि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। पेरीनेटल, बर्थ एस्पेक्सिया मतलब ऑक्सीजन की डेप्रिवेशन हो जाना, प्रीमेच्योर बर्थ हो जाना, और लो बर्थ वेट। मोस्ट प्रोबेबली हम देखते हैं, बट ये मतलब होता है लेकिन कम चांस में होता है। बट जिन्हें होता है फिर वो बहुत बुरी तरीके से होता है। तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कईयों को ज्यादा प्रॉब्लम आती है, कईयों को कम प्रॉब्लम आती है। तो फीटल डिस्ट्रेस, मॉनिटरिंग फीटल डिस्ट्रेस, अवॉइडिंग अननेसेसरी बर्थ ट्रॉमा। बर्थ ट्रॉमा अननेसेसरी कोई भी चीजें हैं उसे आप अननेसेसरी कोई भी चीज इसको अवॉइड करें, और एक्सपर्ट नियोनेटल केयर में ही अपने बच्चे की सारी चीजें करवाएं। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि अनवांटेड इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं यूज होते तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। पोस्टनेटल, पोस्टनेटल ब्रेन की इन्फेक्शन हो जाना, सीवियर जॉन्डिस हो जाना, कोई हेड इंजरी आ जाना, तो तब बोला जाता है कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि बच्चा गिरे ना नीचे। टाइमली ट्रीटमेंट लें बच्चे का, जैसे जॉन्डिस हो जाती है बच्चे को, किसी टाइप की इन्फेक्शन हो जाती है तो उसे इग्नोर ना करें। यूजिंग कार सीट्स एंड सेफ्टी गियर्स टू प्रिवेंट हेड ट्रॉमा, हेड ट्रॉमा से बचने के लिए अगर आप गाड़ी में सरवाइव कर रहे हैं, गाड़ी में अगर आप जा रहे हैं कहीं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर सीट्स एंड सेफ्टी गियर्स, कि आपका हेड ट्रॉमा या हेड इंजरी कोई ना हो। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं सीपी के? द सीपी के जो हमारे सिम्टम्स हैं वो मूवमेंट एंड पोस्चर से रिलेटेड होते हैं। मीन्स हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मूवमेंट और पोस्चर से रिलेटेड होती है। सो लैक ऑफ मसल मसल कोऑर्डिनेशन वाइल परफॉर्मिंग वॉलेंट्री मूवमेंट्स। अब कुछ टेक्निकलिटीज भी हैं, टेक्निकल वर्ड्स भी हैं, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आपके क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। अटेक्सिया क्या होता है, स्पास्टिसिटी क्या होता है, डिस्टोनिया क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। गेट क्या होता है? तो गेट का आप हमारी तरह ये नहीं बोल के आएंगे कि गेट का मतलब होता है कि सर हम जिससे अंदर आए हैं वो गेट है। यहाँ पे गेट दूसरा है कि अनयूजुअल वॉकिंग स्टाइल, दैट इज अ गेट। ओके। तो लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन व्हेन परफॉर्मिंग वॉलंटरी मूवमेंट, तो उसको अटेक्सिया बोलते हैं। वॉलंटरी मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में है, इनवॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्टिफ और टाइट मसल्स एंड एक्सिजरेटेड रिफ्लेक्सेस विच इज स्पास्टिसिटी, स्टिफनेस आ जानी, मसल्स का टाइट हो जाना। वीकनेस इन वन और मोर आर्म और लेग, वीकनेस हो जानी एक आर्म में, एक लेग में, और उससे ज्यादा भी। अनयूजुअल वॉकिंग स्टाइल मींस गेट, गेट उसे बोला जाता है कि हमारा जो वॉकिंग स्टाइल है वो हमें पता नहीं चलता कि हम किस तरीके से वॉक कर रहे हैं। इंक्लूडिंग टॉप पे भी वॉक हो सकती है, क्राउच्ड गेट भी हो सकता है, और सीजर्ड गेट भी हो सकता है। स्टिफ और फ्लॉपी टोन, मसल टोन हमारी स्टिफनेस भी हो सकती है। ट्रेमर और रैंडम इनवॉलंटरी मूवमेंट्स जिसे हम डिस्टोनिया बोलते हैं। डिलेड इन रीचिंग मूवमेंट माइलस्टोन्स, अगर प्रॉब्लम ज्यादा आती है या हमें बाय बर्थ पे पता चल जाता है तो हमारे माइलस्टोन्स होते हैं जो वो डिले होते हैं। मीन्स डिफिकल्टी विद द प्रिसाइज मूवमेंट्स ऑल्सो, कि हमारी राइटिंग, बटनिंग ऑफ शर्ट, ये सब चीजें हमें बहुत ही ज्यादा सिखाने पे आती हैं। एडिशन में क्या होता है कि जब हमारे माइलस्टोन्स जैसे होते हैं कि हमारे माइलस्टोन्स क्यों होते हैं,
क्यों माइलस्टोन अचीव नहीं हो रहे, क्योंकि उसमें उसके साथ साथ हमें जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम, लर्निंग डिफिकल्टीज भी आती है, तो हम बार बार उस चीज को सीखेंगे तब हमें आती है वो। डिले हो जाती है हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी। प्रॉब्लम हमारी स्पाइन के साथ अगर प्रॉब्लम भी साथ होती है, एपिलेप्सी भी हो सकती है, ओस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है, हमारी हियरिंग और विजन प्रॉब्लम भी साथ में हो सकती है, स्पीच एंड लैंग्वेज चैलेंजेस भी हमें साथ में आ सकते हैं। अब अर्ली साइंस ऑफ सीपी क्या है कि अगर बच्चा इन्फैंट है, जैसे अगर बच्चा बहुत छोटा है, इन्फैंट है, तो हम कैसे कर सकते हैं कि हम उसे अर्ली इंटरवेंशन में लेके जाएं ताकि हमारा बच्चा उस लायक बन सके कि हम टाइम वेस्ट ना करें, और हमारा बच्चा उस लायक बन सके कि वो अपना काम खुद से कर ले, उसकी प्रॉब्लम ना हो। जब हम अर्ली साइंस में आते हैं तो अर्ली साइन का मतलब होता है अर्ली इंटरवेंशन में बच्चे को लेके आना। So infant and CP frequently have developmental delays. देखो, frequently have developmental delays and may be slower to learn to roll down. अब जिस एज में बच्चा रोल ओवर होना शुरू हो जाता है, बैठना शुरू हो जाता है, क्रॉल करना शुरू हो जाता है, वॉक करना शुरू हो जाता है, वो हमारे डिले हो जाते हैं। मसल टोन डिक्रीज हो जाता है, फ्लॉपी रिलैक्स्ड अपीयर होता है, मसल टोन इंक्रीज भी हो जाता है जिसमें स्टिफनेस और रिजिडनेस आ सकती है। चाइल्ड विद सीपी ऑल्सो हैव अनयूजुअल posture. उनका अनयूजुअल posture भी होता है कि वो फेवर करते हैं कि हम एक ही साइड, वन बॉडी ऑफ साइड यूज करें किसी भी चीज तक पहुंचने के लिए, क्रॉल करने के लिए और मूव करने के लिए। तो ये हमारे अर्ली साइंस है, जिसको हम पहचान लेंगे तो हम उसका ट्रीटमेंट अर्ली इंटरवेंशन में करवा सकते हैं ताकि हमें बहुत डिले ना हो जाए। नेक्स्ट इज बेबी यंगर देन 6 months. A baby younger than 6 months feels fluffy and stiff with their legs may get stiff. Legs उनकी stiff हो सकती हैं। Cross or seizures when they are picked up. उनकी जो लेग्स हैं वो सीधी लेग्स नहीं रखेंगे, वो क्रॉस ओवर भी रख सकते हैं, सीजर टाइप भी रख सकते हैं। Adults may notice that their head lags when they picked up with the lying with the back. जब हम उसके लाइंग ऑन देयर बैक, जब हम ये देखते हैं तो अडल्ट ये भी नोटिस कर सकते हैं कि वो जो हेड है उसका लैग हो सकता है। ओल्डर बेबीज जो 10 मंथ से ओल्डर हैं वो क्रॉल नहीं कर पाते हैं और एक ही साइड को यूज करते हैं और ड्रैग करते हैं जब भी कहीं पहुंचना होता है, या अपने एक ही हैंड को और लेग को यूज करेंगे। सो दे मे नॉट एबल टू स्टैंड इवन विद द स्पॉट, वो सपोर्ट के साथ भी नहीं खड़े हो सकते हैं। दीज साइंस, ये साइंस कोई ऐसे साइंस नहीं है जो ऑलवेज मीन्स दैट सेरेब्रल पाल्सी। समटाइम देर इज ऐसी भी वीकनेस हो सकती है, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू स्पीक योर चाइल्ड डॉक्टर इफ यू नोटिस दीज इश्यूज। ओके, नेक्स्ट इज टाइप क्या है सेरेब्रल पॉलिसी की। तो सीपी की टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मूवमेंट डिसऑर्डर एंड द बॉडी अफेक्ट द बॉडी पार्ट्स अफेक्टेड। मूवमेंट के अकॉर्डिंग में क्या है, स्पास्टिक सीपी हो सकता है, डिस्काइनेटिक सीपी हो सकता है, टैक्सिक सीपी हो सकता है और मिक्स्ड सीपी हो सकता है। तो स्पास्टिक सीपी मींस मोस्ट कॉमन 80%। मसल्स आर स्टिफ एंड मूवमेंट्स आर जर्की। डिस्काइनेटिक में इनवॉलंटरी स्लो राइटिंग जर्की मूवमेंट्स, मसल टोन चेंज हो जाती है डे टू डे। अटैक्सिक बैलेंस में प्रॉब्लम, डेप्थ परसेप्शन में प्रॉब्लम, मूवमेंट में प्रॉब्लम, मूवमेंट भी शेकी शेकी और क्लमजी क्लमजी अपीयर होती है। मिक्स में क्या हो सकता है, मोर देन वन टाइप, एक से ज्यादा हो सकती है, मतलब स्पास्टिक डिस्काइनेटिक हो सकती है, स्पास्टिक अटैक्सिक हो सकती है। सो एक से ज्यादा, दैट इज मिक्स्ड। बॉडी की अफेक्शन में मोनोप्लेजिया हो सकता है, डाइप्लेजिया हो सकता है, हेमीप्लेजिया हो सकता है और क्वाड्रिप्लेजिया हो सकता है। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, हेमी मतलब वन साइड ऑफ द बॉडी, क्वाड्री मतलब ऑल फोर लिम्स, द ट्रंक, ऑफन द फेस, नेक्स ऑल्सो अफेक्टेड हो सकते हैं। पिक्चर में देख सकते हो आप, 3 सब टाइप्स होते हैं अब स्पास्टिक सीपी के भी। मतलब स्पास्टिक हेमीप्लेजिया भी हो सकता है। पीपल विद स्पास्टिक हेमीप्लेजिया टिपिकली हैव पैरालिसिस और वीकनेस, जो आर्म्स और हैंड ऑन द वन साइड हो सकते हैं। समटाइम्स वीकनेस और पैरालिसिस लेग्स में भी हो सकते हैं। चिल्ड्रन वॉक लेटर और टिप टॉप पे भी वो वॉक करते हैं। पर्सन's आर्म एंड लेग्स ऑन द अफेक्टेड साइड आर फ्रीक्वेंटली शॉर्टर एंड थिनर, कि एक साइड से जो हमारी आर्म्स और लेग है हम नोटिस करते हैं कि वो शॉर्ट भी हो सकती हैं और थिन भी हो सकती हैं, विच अपीयर्स
मोर एपरेंट एज दे गो, जैसे हम बड़े 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 होते जाते हैं वो और मोर ज्यादा एपरेंट दिखती हैं हमें। सम चिल्ड्रंस डेवलप स्कोलोसिस ऑल्सो, कि स्पाइन में प्रॉब्लम उनकी हो जाती है, वाइल स्पीच इज ऑफन डिले विद द हेल्प ऑफ द सीपी एंड इंटेलिजेंस इज यूजुअली नॉर्मल। स्पास्टिक में इंटेलिजेंस नॉर्मल होती है, स्पीच में प्रॉब्लम हो सकती है। स्पास्टिक डाइप्लेजिया मतलब मसल स्टिफनेस मेनली इन द लेग्स बट सम स्टिफनेस, कुछ स्टिफनेस हमारे आर्म्स और फेस पे भी पॉसिबल है, हो सकती है। People often have tightness in the leg muscles that make them more like the arm of the Caesar. मोस्टली जो पीपल हैं उनकी टाइटनेस हमारे लेग मसल्स में और हमारे आर्म्स को मूव करने में ऑफ द सीजर, एंड चिल्ड्रन में नीड, और चिल्ड्रन जो है वो वॉकर्स और लेग ब्रेसेस का यूज उन्हें करना पड़ सकता है। इंटेलिजेंट एंड लैंग्वेज स्किल आर ऑल्सो नॉर्मल फॉर द पीपल विद दिस टाइप। स्पास्टिक डाइप्लेजिया एंड स्पास्टिक हेमीप्लेजिया दोनों में इंटेलिजेंस प्रॉब्लम नहीं होती है। मार्क माय वर्ड्स कि ये प्रॉब्लम ही, यही क्वेश्चंस होते हैं जो आपके वाइवा में भी बनते हैं, और यही क्वेश्चंस हैं जो आप नॉर्मली भी अगर आपका कोई टेस्ट वगैरह या कोई आप एग्जाम देते हैं तो उसमें भी बनते हैं। नेक्स्ट इज स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया, ऑफन सीवियर प्रॉब्लम होती है, ये सीपी की सीवियर फॉर्म है, इज ऑफन अकम्पनीड विद मॉडरेट टू सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम कहाँ होती है? स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया में। सीवियर स्टिफनेस होती है हमारे लिम्स में, नेक फ्लॉपी एंड रेयरली एबल टू वॉक, बहुत रेयरली ही होते हैं कि वो वॉक कर सकते हैं। पीपल विद स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया ऑफन हैव डिफिकल्टी, उनको स्पीकिंग में डिफिकल्टीज, सीजर्स भी फ्रीक्वेंट आते हैं, और उनकी मेडिकेशन से भी उनको बहुत कम रिस्पॉन्स मिलता है। सेरेब्रल, अब ये पहले से जो स्पास्टिक थे अब है नॉन स्पास्टिक। अब नॉन स्पास्टिक में हमारा डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पल्सी आता है, अटैक्सिक सीपी आता है। डिस्काइनेटिक मीन्स डिस्काइनेटिक, स्लो and uncontrolled writing or jerky movements of the hand, feet, arms, or legs. Hand, feet, arms, jerky movements characterized by slow and uncontrollable writing. हमारे हाथ में नहीं है ये। मसल ऑफ द टंग एंड फेस ओवर एक्टिव, मसल जो हमारे मसल ऑफ द टंग है और फेस है वो मे बी ओवर एक्टिव, एंड मोस्ट एंड सम चिल्ड्रन ग्रिमेंट्स और ड्रूल, ड्रूल भी करते हैं कुछ चिल्ड्रन। बोला जाता है ना कि सीपी का बच्चा है तो बच्चे की लार टपकती रहती है, ड्रूल करता रहता है, बट दे फाइन विद प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर स्पीच थेरेपी और मोटर एक्सरसाइजेस से वो बहुत इजीली कवर अप भी हो जाता है। इट्स डिफिकल्ट फॉर द चिल्ड्रन विद डिस्काइनेटिक सीपी, वो स्ट्रेट वॉक नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते सीधे, सो सम हैव प्रॉब्लम विद द हियरिंग ऑल्सो, कंट्रोलिंग देयर ब्रीदिंग एंड स्पीकिंग। स्पीकिंग में प्रॉब्लम, कॉमन चीज है कि बच्चे का ब्रीदिंग पैटर्न देखा जाए तो ब्रीदिंग में पैटर्न में प्रॉब्लम होगी तो स्पीकिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। इंटेलिजेंस रेयरली अफेक्ट होती है, इंटेलिजेंस ठीक होती है इनकी। अटेक्सिक सीपी बैलेंस और डेप्थ परसेप्शन को इसके जो बैलेंस प्रॉब्लम होती है उसे एनालाइज करने में। चिल्ड्रन विद अटेक्सिक सीपी ऑफन इनका पुअर कोऑर्डिनेशन होता है एंड वर्क अनस्टेडिली विद द लेग स्टेप वाइड, उन्हें नहीं समझ आती कि हमें नेक्स्ट स्टेप लेना है तो हमारी लेग्स कहाँ जा रही हैं, तो उन्हें नहीं पता चलता, तो दैट इज वॉक अनस्टेडिली। नेक्स्ट इज हैविंग डिफिकल्टी विद क्विक एंड प्रिसाइज मूवमेंट, डिफिकल्टी होती है कि कोई भी क्विक और प्रिसाइज मूवमेंट, जैसे राइटिंग करनी है, शर्ट की बटनिंग करनी है, तो उनमें प्रॉब्लम होती है। इट्स हार्ड फॉर पीपल विद अटेक्सिक सीपी टू कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट्स, हमारी किसी वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करने में भी उन्हें प्रॉब्लम होती है, लाइक समवन कि हमें कहीं किसी फॉर समथिंग हमें रीच आउट करना है, तो कहीं पहुंचना है तो, या कोई चीज उठानी है तो उसमें भी उन्हें प्रॉब्लम होती है। मिक्स्ड सीपी, सिंगल टाइप ऑफ सीपी नहीं होती है, मिक्स्ड होती है, तो उसके सिम्टम्स भी आपको मिक्स्ड ही दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिक्स्ड सीपी, मसल्स टू टाइट हो सकते हैं, अदर मसल्स रिलैक्स्ड भी हो सकते हैं, तो स्टिफनेस एंड फ्लॉपीनेस हमारी एक साथ हो सकती है। अब इन बच्चों के लिए एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है? फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी अगली हम क्या सोच सकते हैं कि इनके लिए एजुकेशन इम्प्लीकेशन मीन्स जो बैरियर वो देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, हम क्लासरूम में उस तरीके का एनवायरनमेंट, उस तरीके की चीजें करें सो दैट कि वो कुछ एजुकेशन ले सके, कुछ उनकी जो चीजें हैं वो हम कट आउट कर सके, रीच आउट कर सके और उनके बैरियर्स को कम कर सके। फिजिकल बैरियर है, जैसे उनके फाइन मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम है, ग्रोस मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम है, तो
कम्युनिकेशन तो डिसार्थ्रिया है, स्लर्ड स्पीच है और भी नॉन वर्बल, तो हम ये सोच सकते हैं कि हम उन्हें एएसी डिवाइसेस यूज करवाएं। कॉग्निटिव इम्पैक्ट्स हैं, तो हाई इंटेलिजेंस है, सम हैव एसोसिएटेड विद लर्निंग डिसेबिलिटी और प्रोसेसिंग डिलेज भी हो सकते हैं। फैटीग और पेन, पीपल फिजिकल एफर्ट टू मूव और स्टे सीटेड कैन लीड एक्सॉशन एंड अफेक्टिंग कंसंट्रेशन, जो ये भी है कि फैटीग और पेन हमारे जो फिजिकल एफर्ट है, हमारा मूव करना और एक ही सीट पर बैठे रहना, जो एग्जॉशन और हमारे कंसंट्रेशन को भी अफेक्ट करता है। तो हम किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं? फिजियोथेरेपी करा सकते हैं जिससे बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स, बच्चे की ग्रोस मोटर स्किल्स, बच्चे की स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और वॉकिंग इंप्रूव हो। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जिसमें फाइन मोटर स्किल्स, ग्रोस मोटर स्किल्स, आई कांटेक्ट, इन सब पे काम किया जाता है फॉर एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। ड्रेसिंग अपना करना, बटन शर्ट के बटनिंग करना, तो ये सब चीजें हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी से कर सकते हैं। स्पीच थेरेपी, जिनको स्पीच एंड लैंग्वेज स्किल्स में प्रॉब्लम आती है, बच्चे चैलेंजेस फेस करते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज में, तो स्पीच क्लैरिटी और ड्रूलिंग अगर प्रॉब्लम है, swallowing इश्यूज हैं, तो वो भी इसी से कवर अप होते हैं। असिस्टिव डिवाइसेस, व्हील चेयर, वॉकर्स और ऑर्थोडेंटिन ब्रेसेस, जो जिनको सच में ज्यादा जरूरत है, मोमेंट में इश्यू ज्यादा है, वो बैठ नहीं सकते हैं, वो एक ही हैंड यूज कर सकते हैं, तो दूसरे हैंड के लिए हम ये भी यूज कर सकते हैं। मेडिकल एंड सर्जरीज, मसल रिलैक्सेंट और बोटॉक्स इंजेक्शन, जो स्टिफनेस को रिड्यूस करते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जरी टू लेंथेन टेंडन्स और करेक्ट बोन अलाइनमेंट, बोन के अलाइनमेंट को करेक्ट करना और टेंडन्स को लेंथन करना, उसके हम ऑर्थोपेडिक सर्जरी भी हम ये कर सकते हैं कि उनके मैनेजमेंट में ये सब चीजें चलती हैं। नाउ दिस इज डन एज हमारा स्पाइना बाइफिडा हो गया है, हमारा मैनेजमेंट हो गया है प्रॉपर सीपी का, सीपी हो गया है हमारा। एक लास्ट टॉपिक रह गया है हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एंड मेक श्योर कि आपकी ये क्लास मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूं। फिलहाल के लिए आप इसको अच्छे से कवर करें और हम नेक्स्ट क्लास में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को कंप्लीट करके लोकोमोटर डिसेबिलिटी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर देंगे। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। बाय बाय, सी यू।